अभी डाटा कलेक्शन पे राजपाल सर के काम करके डाटा कलेक्शन पे आप बोलिएगा। तो अभी बहुत से पहलू हैं इस वर्कशॉप में, बहुत से आपको सुनने को लेक्चर मिलेंगे। और इसमें डाटा कलेक्शन पे सबसे पहले जब हम लोग कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होती है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले समस्या का चुनाव कर लेना होता है। तो समस्या का चुनाव कर लेते हैं और सोच समझ के करते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं ले लेते कि जिसका हम उत्तर ही न निकाल पाए या जिसका हम कह लें कि रिजल्ट तक न पहुंच पाए। तो ऐसी समस्याओं को नहीं लेना चाहिए सामान्य रूप से। और रिसर्च अपने आप में बताता ही है कि आप उसी को लीजिए जिससे आसानी से काम हो सके और पहले भी हुआ सामान्यतया। और जब रिसर्च डिजाइन तैयार कर लेते हैं, उसका कह लें कि प्लान चार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात आती है डाटा कलेक्शन की। तो डाटा कलेक्शन के लिए फिर हम उस पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से करें। तो सामान्यतया ये हमारी बात हुई कि हमारा विषय निश्चित हो गया कि किस विषय पे हमको शोध करना है या किस विषय पे हमको अध्ययन करना है। और वो हमारा मेथोडोलॉजी क्या है उसका हमने कह लें कि प्रारूप तैयार कर लिया। अब इसके बाद एक हमें साइंटिफिक रिजल्ट की जरूरत होती है। कभी भी आर्बिट्रेरी रिजल्ट के बारे में हम नहीं सोचते। जब हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो साइंटिफिक रिजल्ट प्राप्त होता है। और जो साइंटिफिक रिजल्ट होता है वो हर जगह कह लें कि वो लागू होने की स्थिति में होता है। तो आर्बिट्रेरी रिजल्ट के बदले हमें साइंटिफिक रिजल्ट मिलता है, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। फिर जब भी हम रिसर्च वर्क करते हैं, इसमें अभी आपका जो लिखा हुआ है आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, तो ये हमारा कह लें एक तरह से सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। और सोशल साइंस में हम जब भी अध्ययन करते हैं तो सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, ये मेंटल साइंस है। इसे हम कल्चरल साइंस कहते हैं। अपने बच्चों को मैं बताता हूँ, बेटा आप ये जो पढ़ रहे हो, मैं विशेष रूप से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि आप ये जो पढ़ रहे हो ये सिर्फ जो है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि ये मेंटल और कल्चरल साइंस है। इसमें बहुत सी चीजें मूर्त रूप में हमें दिखाई देती हैं और बहुत सी चीजें अमूर्त रूप में होती हैं। अमूर्त रूप से तात्पर्य होता है कि आपके उद्वेग, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें दिखती नहीं है। जो चीज पहले की मूर्त रूप में है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये हमारा विश्वास आपके प्रति कैसा है। जैसे बार बार आप कहते हैं आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तो अगर वो फिजिकल गुड्स होता तो आप उसे बता सकते थे कि नहीं ये विश्वास है और इतना बड़ा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास छोटा है, हमारा विश्वास बड़ा है। लेकिन ये आपके मन की स्थिति है और इसलिए इसको हम मेंटल साइंस कहते हैं कि हम अपने जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, और उस एक्सपीरियंस और जो कुछ भी हमने पहले अध्ययन किया है उसके आधार पे हम सामने वाले को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं कि आप किसी भी समस्या के बारे में या मेरे बारे में या किसी चीज के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हो या किस प्रकार से आप बोल रहे हो या आप कहाँ तक पहुंचे हो, आपकी क्या सच्चाई है या क्या नहीं है। और ये अध्ययन हम साइंटिफिक वे पे करते हैं। जब साइंटिफिक वे पे करते हैं तो रिजल्ट निश्चित, नो डाउट, आप निश्चिंत रहें, रिजल्ट हमारा बहुत कुछ जो है कि अच्छा ही आता है। लेकिन उसके लिए हमें तटस्थ होने की जरूरत पड़ती है, वस्तुपरक रहने की जरूरत पड़ती है। कहीं से भी अगर उसमें हमें अपने भावनाओं और ये जो डाटा कलेक्टर होता है, रिसर्चर होता है, ये उसके लिए है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। तो सामान्यतया ये जो हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में किसी भी क्षेत्र की जो सामाजिक परिस्थिति होती है, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति होती है, वहाँ का कुछ राजनीतिक परिवेश होता है, लोगों के कुछ धार्मिक परिवेश, हमारा धार्मिक स्थिति क्या है, लोगों के रहन सहन का स्तर क्या है, किस प्रकार से लोग आय प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जीविका का साधन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमें बेहतर तरीके से ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप किसी भी रिसर्च वर्क को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हो। तो रिसर्च वर्क हमारा पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि हमें इन सारी चीजों को, वहाँ की जो भी परिवेश है उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उन सारी चीजों को इकट्ठा करिए और
इंडिया में रहते हैं और कहा जाता है, एक उदाहरण के रूप में कहा जाए, जैसे अभी मनरेगा है। मनरेगा हमारे नॉर्थ इंडिया में फेल्योर है, लेकिन साउथ इंडिया में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क हो रहे हैं, लोगों को उसका अच्छा फीलिंग्स भी आ रहा है और उसका उत्पादकता दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ का हमारा जो भौगोलिक परिवेश है या रहन सहन का स्तर है, उसके हिसाब से हम कामचोर थोड़ा ज्यादा है और समर्पण हमारे में कम है। इसकी वजह से हमारा जो फाइंड आउट आता है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। सिर्फ वो लगता है कि एक जो है कि अड़िया में एक फावड़ा मिट्टी रखो और उसी को लेकर के ढोते रहो या सर पे रख करके चलते रहो, स्वाभाविक है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन जब पूरे मनोयोग से हम काम करेंगे तो उसका ज्यादा आ सकता है, तो यह एक फेल्योर का कारण हो सकता है। दूसरे, जैसे एक धार्मिक परिस्थिति क्या होती है, अभी मैं छोटी छोटी 2-3 घटनाओं को आपको बताऊंगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। एक दिन हमारा लड़का खेल रहा था और उसका थोड़ा सा जो बस्ती है हमारे आवास से थोड़ी दूरी पे मुहंगर बस्ती है। अभी चिंता न करिए, मैं दोनों को बताऊंगा, किसी एक ही धर्म के बारे में नहीं बताऊंगा। तो उसमें उसका बाल फेंका एक लड़के ने और बाल चला गया थोड़ी सी बस्ती में, और वहां पे जो बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों का एक परिवेश है, उनको इस तरह से कह लीजिए कि बारूद बनाया जा रहा है। उन बच्चों ने ये कहा कि अब तुम्हारा बाल पाकिस्तान में चला आया है, अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और उसकी एक दृढ़ता थी, मजबूती थी कि वो 10 बच्चों में अकेला खड़ा था और जो बच्चा बाल फेंका था उसका हाथ पकड़ करके कहा कि दोगे नहीं तो तुमको छोड़ेंगे। मैंने देखा, मैंने उसकी शाबाशी उस समय नहीं दिया, लेकिन मुझे ये एक गौरवान्वित हुआ कि चलो कम से कम 10 लोगों के बीच में मेरा लड़का बोलने की स्थिति में है। तो एक जो बारूद बनाया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, लेकिन एक जो बच्चों में बारूद बन रहे हैं, जो बच्चे जो डायनामाइट की तरह तैयार हो रहे हैं, तुम्हारा बाल पाकिस्तान में चला आया है, अब नहीं मिलेगा। तो यह एक वहां का एक धार्मिक परिवेश हो गया है कि कहीं ना कहीं तो परिस्थितियां हैं जो उन्हें इस तरह से बारूद बनाने के लिए मजबूर कर रही है। वो क्लाइमेट तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ एक घटना और है जो हिंदू धर्म से संबंधित, मात्र 14 साल का लड़का है और वो लड़का इस प्रकार से लीडिंग पर्सनालिटी हो जाता है कि तलवार लेकर के भाग रहा है किसी अपने त्योहार पर। और सामान्यतः हम लोग शिक्षक हैं तो हमें न्यूट्रल रहने की स्थिति होती है और विशेष रूप से हम समभाव से देखने का प्रयास भी करते हैं। हर किसी बच्चे को वहाँ पर हम जाति धर्म क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखते हैं। अगर हमें शिक्षण का अच्छा गुण है तो वहाँ पर 14 साल के लड़के को हमने देखा, वो डोमिनेटिंग और लीडिंग पर्सनालिटी थी और वो तलवार लेकर के भाग रहा है, लोगों को बता रहा है और वो नारे लगा सकता है, वो नारे लगा रहा है। और उसके पीछे जो बच्चे हैं जो चल रहे हैं, बड़े लोग तो कम थे लेकिन जो छोटे बच्चे उसका पीछे चल रहे थे और काफी कम से कम हजारों की संख्या में सभी थे। तो एक तरफ दूसरी तरफ वो बारूद का काम कर रहे हैं, तो वो भी बारूद बन रहे हैं और वो भी बारूद बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है, ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है, जिसकी वजह से कोई एक क्लाइमेट तैयार हो रहा है जो किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू है। तो यह एक वहाँ का परिवेश होता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हम जब कभी भी ये सोशल साइंस का रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो 15 मिनट में और सर पॉइंट आ जाए डाटा कलेक्शन कहानी वाले से बच्चे हैं तो डाटा कहानी ये नहीं सुनेंगे तो फिर बात बोले सर बोलिए सर आप ठीक है मैं बोलने के लिए खत्म कर 1-1.5 घंटे का समय चाहिए, लेकिन अब मान लेते हैं तो आधे घंटे में कंप्लीट करने को तैयार सर सेकंड मीटिंग रख दिया उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अभी मैं कहानी कुछ और छोड़ रहा हूँ बच्चों। ये मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और ये परिवेश भी तैयार हो रहा है। तो उसका हमारा जो प्रॉब्लम है, चाहे वो सोशियो प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित जिससे संबंधित हो, तो समस्याएं आएंगी। तो अब इसके बाद फिर हम
वे में जो स्टडी करना है उसके लिए अब हम डाटा कलेक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे कर लें जल्दी से कि डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं, कुछ तकनीकी है जिसकी वजह से उन चीज़ों को हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो प्राइमरी डाटा है, दूसरे सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा में भी जो प्राथमिक हमारे आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक आंकड़े हम दो तरीके से इकट्ठा करते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम ये देखते हैं, अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई प्रधान पहले कि कोई सांसद किसी गांव को गोद लिया है या कोई भी ऐसे वॉलंटरली जो कहते हैं कि ट्रस्ट वगैरह होते हैं या संस्थाएं होती हैं वो भी किसी क्षेत्र को गोद ले लेते हैं। अब वहाँ पे जब वो गोद लेते हैं तो सामान्यतः जब हम जाते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की जो वस्तु स्थिति है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क या संचार के साधन, इन सारी चीजों का कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो सामान्यतः जब ये सारे काम हुए होते हैं तो उसकी एक पट्टिका लगी होती है कि फला काम इस समय किया गया, फला काम इस समय किया गया, फला के द्वारा किया गया है। तो उस चीज को देख करके आप एक आंकड़े बिना किसी से पूछे, आप किसी से बात नहीं करेंगे लेकिन सारी चीजों को देख करके महसूस कर लेंगे कि इस गांव में इस समय से लेकर के इस समय के बीच में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उसमें क्या क्या काम किए गए हैं। तो उससे आप आसानी से उन सारे जो कार्य हुए हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका एक रिजल्ट बता सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया या क्या आया। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें हम किसी से बात नहीं करते, बस सिर्फ हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं और बातों को समझ जाते हैं। दूसरा है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में हम फिर कह लें कि उसमें जा करके खुद लोगों से बातचीत करते हैं और वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चीजों के बारे में पूछते हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं होती हैं समस्याओं के बारे में पूछ करके हम चीजों को जानने या महसूस करने का प्रयास करते हैं और बाद में अपने हिसाब से उसका हम फाइंड आउट तैयार करते हैं और वो एक रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अब प्राइमरी डाटा भी हम कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें इंटरव्यू है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और शेड्यूल। सामान्य रूप से जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने बच्चों से विशेष रूप से कहा कि नायक पिक्चर देखा होगा। अनिल कपूर जब उस समय पहले कि अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है उसके पहले एक वो रिपोर्टर होता है और रिपोर्टर जब रहता है तो पहले वो डाटा कलेक्ट करता है, उसके पास क्या क्या डाटा है उस डाटा को रखता है और उसके बाद जब सीधा इंटरव्यू होता है मुख्यमंत्री से तो उस समय मुख्यमंत्री उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है, लेकिन वो कहता है डाटा तो आप ये बता रहे हैं, आप उस समय बता रहे हैं कि हम ये कर रहे थे लेकिन वो तो ये रहा था। तो ये इंटरव्यू में आपको अपने विषय के बारे में पूरा ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ अब आप उससे सामने वाले से जब सवाल पूछते हैं तो और आपके सवाल भी कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उससे उत्तर या तो सही उत्तर देगा या तो चुप हो जाएगा, कहेगा एक गिलास पानी दो, उसके बाद इस तरह से उंगली लगाया कहेगा मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, तो वो प्यास तो उसे जरूर लग जाएगी अगर वो वास्तव में इंटरव्यू सही चल रहा है। तो ये आजकल के जितने भी इंटरव्यू आ रहे हैं वो सभी खाली वाले इंटरव्यू पहले से डाटा बता दिया जाता है, सवाल बता दिए जाते हैं कि आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे और आपको यही उत्तर देना है। लेकिन जब वास्तव में इंटरव्यू होता है तो उस समय अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाते हैं और उस समय ये जरूरी होता है कि जो भी रिसर्चर होता है, डाटा कलेक्टर होता है, उसके लिए कि वो सारी चीजों के बारे में बेहतर तरीके से जाने और सवाल उसके पास सही है, तब जा करके वो डाटा सही से कलेक्ट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में आपको बता ही दिया और एक शेड्यूल है जिसे हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अनुसूची में कुछ सवाल होते हैं जो कि सामान्यतया
मान के चला जाता है कि इसे हम आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में हम इसे पूरा कराएंगे। और सवालों को हम ज़्यादातर उत्तरखाना में रखते हैं और सवाल लेकर के जाते हैं और बाकायदा जो भी रिस्पॉन्डेंट होता है और जो भी रिसर्चर होता है, डाटा कलेक्टर होता है, दोनों आमना सामना होता है। और पहले सामान्य जो कहने की परिस्थिति होती है, जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि सबसे पहले जाओ उन्हें नमस्ते बोलो, मुस्कुराते हुए नमस्ते बोलने के बाद उसे कहो कि आप बड़े व्यस्त होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके जो समय है उसमें से थोड़ा सा समय अगर हमारे लिए दे देंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और मैं ये रिसर्च वर्क सारा काम के लिए कर रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जो बात में समझ सकते हैं। तो उस शेड्यूल को ले जाकर के हम उससे सीधे सवाल पूछते हैं और वो उत्तर देता है रिस्पॉन्डेंट और उसको हम खाना में टिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये शेड्यूल की स्थिति होती है। फिर एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में सामान्य क्वेश्चनियर बात आती है। जब हमें ब्रॉड स्केल पर कहें बहुत दूर पे या हमारा जो रिसर्च का एरिया बहुत बड़ा जब होता है तो वहाँ पर जब हमें डाटा कलेक्शन करना होता है तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चनियर ही सफल हो पाता है। हम इंटरव्यू या शेड्यूल के माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चनियर जो हमारा होता है उसमें हम कहते हैं कि एक कवर होता है, उस पर हम उस पर लिखा रहता है व्याख्या पत्र में कि मैं कौन हूँ, किसलिए अध्ययन कर रहा हूँ, ये डाटा मेरे लिए क्यों जरूरी है, आपके नाम का चयन मैं किस प्रकार से कर पाया हूँ और आपके द्वारा जो डाटा हमें मिलेगा, आपके द्वारा जो उत्तर हमें प्राप्त होंगे उन उत्तरों की क्या महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में पहले से लिखा रहता है। और फिर जब वो आप उसके पास जाता है और इस आशय के साथ क्वेश्चनियर को रिस्पोंडेंट के पास भेजा जाता है, बाय पोस्ट भेजा, सामान्यतया बाय पोस्ट भेजा जाता है कि इस आशय के साथ भेजा जाता है कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और आपको समय नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ और कि आप इसे भर करके हमें वापस कर देंगे। इसे भर करके समय से वापस कर देंगे। लेकिन सामान्य होता यह है कि 25-30% ही क्वेश्चनियर वापस आते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट लिखावट वगैरह सब लगा करके दिया जाता है। फिर उसके बाद जब उत्तर नहीं आते हैं तो फिर से रिमाइंडर भेजना पड़ता है और रिमाइंडर को 2 बार तो होता है कि रिमाइंडर कई बार भेजना पड़ता है। तब जाकर के कुछ रिजल्ट आते हैं और 70-80% आ गए तो आप समझ लीजिए धन्य हो गए कि आपका पूरा सब आ गया और उसके आधार पर भी आप अपना अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चनियर होता है। फिर कभी कभी होता ये है कि रेडियो पर बहुत से लोगों के इंटरव्यू होते हैं या बहुत से सूचनाएं हमको जो वक्ता होता है वो इकट्ठा करके, आप देखे होंगे कि इकट्ठा करके वो लाता है और बताता है और ये हमारे लिए भी प्राइमरी डाटा होता है। वो रेडियो पर या टेलीविजन के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से भी हमें ये प्राइमरी डाटा मिलता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है और जो रिसर्चर होता है दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन या आमने सामने बैठ करके वो बात नहीं कर पाते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सिर्फ फीलिंग आ सकती है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये अब बात आती है सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा के इस तरह से हम कलेक्शन कर लेते हैं और सेकेंडरी डाटा में कुछ तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ सार्वजनिक प्रोजेक्ट, मतलब कुछ सार्वजनिक रूप से इकट्ठा हुआ डाटा कलेक्शन किया जाता है और कुछ पर्सनल डाटा कलेक्शन किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के रूप में हम ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ सुधार के लिए कभी जब कोई रिसर्च वर्क पूरा करता है तो उसके लिए कभी जब रिसर्च और आगे बढ़ेंगे, जब रिसर्च करने लगेंगे खुद ही मन में आने लगेगा मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए, मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए, केस स्टडी हो चाहे वो क्वेश्चनियर के माध्यम से या जैसे भी हो, खुद ही अनुसंधान करने का मन करने लगेगा। जब आप वास्तव में आप अपने विषय के प्रति पागल हो जाएंगे तब ये स्थिति आएगी। तो वहाँ पर व्यक्तिगत प्रलेख में जैसे सामान्य रूप से जो सूचनाएं हमें मिल जाती है, डाटा जो प्राप्त होता है
और लोगों को चिट्ठी का इंतजार भी रहता था। तो चिट्ठी में वो अपने पूरे भावनाओं को, मनोवेग को या अपने विचारों को उसमें लिखते थे और एक व्यक्ति जो पढ़ता था तो उसको उसी फीलिंग के साथ पढ़ता था, तो वो दोनों को महसूस हो जाता था कि वो कहना क्या चाह रहा है, सुनना क्या चाह रहा है। तो आज चिट्ठी पाती बंद हो गई है। आज फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे और ट्विटर जैसे जो है कि आ गए हैं हमारे पास सोशल साइट। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कैसा उसका सोशल लाइफ है, ये सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं, आप उसके चले जाइए फेसबुक स्टेटस को देखिए, उसका फेसबुक पढ़िए आप। उसके बारे में जो कि जब उस समय पर लिख रहा होता है तो बड़ी ईमानदारी से लिखता है कि उसके जो विचार होते हैं पूरे विचारों को उसमें पिरो डालता है। जब कोई भी व्यक्ति आपको बाय व्हाट्सएप आपको कोई मैसेज करता है, जब यहाँ व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है तो दोनों का जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है उस समय, तो दोनों अपने विचारों को बता रहे होते हैं। तो उस व्हाट्सएप चैट और फेसबुक चैट या सोशल साइट के माध्यम से आप किसी के बारे में बहुत सीधा सीधा आंकड़ा लगा लेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। और मैं आपको बताऊं कि यकीनन कि 90% उस व्यक्ति के बारे में आप जान जाएंगे वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रकृति का है। इसमें आपको संभल के रहना है या बिना संभले रहना है या उससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये बात आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। डायरी, एक दूसरी बात आती है डायरी। डायरी बेहद गोपनीय चीज लिखी जाने वाली चीज होती है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो डायरी लिखते होंगे और डायरी लिखते समय आपको ये पता होगा कि जैसे ही आपका स्टडी रूम हो चाहे आपका बेडरूम हो, जैसे ही आप जाते हैं तुरंत लगाते हैं और लगाने के बाद आप डायरी खोलते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। आपको पता होता है कि हम जो लिख रहे हैं इसे कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं है, तो इसलिए उस समय बड़ी ईमानदारी से आप लिख रहे होते हैं जो भी घटनाएं घटित होती हैं। और अच्छी बात ये भी होती है कि तुरंत में तुरंत लिखते हैं। आज आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं दिन भर की, शाम को 8 बजे 9 बजे जैसे ही आप सोने जाएंगे तुरंत लिख करके लिपिबद्ध कर लेंगे और आपके बारे में बहुत सी सूचनाएं उसमें इकट्ठा हो जाएंगी। जब किसी भी रिसर्चर को जरूरत पड़े और आपकी डायरी मिल जाए तो आप वहां पर उपस्थित हो या न हो, आपके बारे में वो पूरा डाटा विस्तृत रूप में वो आपको बता सकता है कि ये व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में कैसा सोच सकता है और कैसा कर सकता है। फिर जीवन इतिहास, बहुत से लोगों का जीवन इतिहास लिखा जाता है। इतिहास के लोग भी हैं जो जानते हैं कि जीवन इतिहास लिखा जाता है। उस इतिहास के बारे में तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है और कोई अगर व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावशाली रहता है तो अपना भी जीवन इतिहास किसी के माध्यम से लिखवा लेता है या तो खुद ही लिख डालता है। तो जीवन इतिहास से भी आपको बहुत सी चीजें प्राप्त हो जाती है। संस्मरण, बहुत से ऐसे अच्छे लोग होते हैं या उनके सत्कर्म होते हैं, बुरे कर्म वालों का भी संस्मरण होता है, लेकिन सामान्यतः हम अच्छे कर्म वालों का ही संस्मरण याद करते हैं। तो जब संस्मरण होता है तो संस्मरण में बहुत से लोग होते हैं जो उनके साथ रहे होते हैं, उनके साथ बातचीत किए होते हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड किए होते हैं, तो वो आकर के अपनी बातों को बताते हैं कि अलग व्यक्ति के बारे में मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे, उनका चलने का तरीका ये था, बोलने का तरीका ये था, उनके यहाँ मेहमानबाजी का तरीका ये था। तो उससे भी आपके पास बहुत से डाटा हो जाते हैं। अब बाकी बात आती है जो सार्वजनिक प्रलेख की, तो ये व्यक्तिगत प्रलेख हुआ और सार्वजनिक प्रलेख में बहुत से ऐसे रिसर्च वर्क किए जाते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, लेकिन उस डाटा कलेक्शन के बाद उसे खुद को नहीं पता होता है कि ये जो मेरे द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया है इसका प्रयोग कोई और कर सकता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है तो वो अपने हिसाब से जिस चीज का भी इंटरप्रिटेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, उसे लेकर वो बखूबी कर लेता है। तो ये सेकेंडरी डाटा का होता है और उसमें तमाम ऐसे शोध संस्थानों के प्रतिवेदन होते हैं, तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपना अध्ययन करते हैं और दूसरे लोग भी वहाँ से डाटा लेकर के जिस चीज का उन्हें अध्ययन करना होता है वहाँ पर उसकी एनालिसिस वो कर लेते हैं। कुछ व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन होते हैं, जैसे हम
खुद ही कुछ ऐसे रिसर्च पेपर हमारे तैयार हुए, करीब 6-7 रिसर्च पेपर हमने पहले किए। जो चकिया का रहने वाला हूँ, चकिया में सेवा दे रहा हूँ, रहने वाला बनारस का ही हूँ, लेकिन वहाँ की जो लिविंग स्टाइल है या वहाँ के जो नक्सलिज्म का फैमिली कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे पर्यटन और रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के प्रति मेरा मन किया कि इस पे अध्ययन मुझे करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उन सारे कहने की डाटा को इकट्ठा किया और मान लीजिए कि हम उसे पब्लिश नहीं कराते हैं, वो स्वांतर सुधार के लिए लिपिबद्ध करके हम उसको फाइल मेंटेन करके उसको रख लिया, तो वो कहने की प्रकाशित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसे हम किसी जर्नल में प्रकाशित करा देते हैं या किसी बुक में पब्लिश करा देते हैं, तो वो लोगों तक फैल जाता है, लोग पढ़ लेते हैं, लोग समझ जाते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो उसके बारे में फिर अध्ययन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत सी समितियां एवं आयोग होते हैं, उनके भी प्रतिवेदन होते हैं, जैसे चुनाव आयोग है, नीति आयोग। बस बच्चों 5 मिनट और इससे ज़्यादा नहीं। तो सुनो, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, इनको पहले ध्यान से सुनो तो। कोई बात नहीं, बच्चे घर जाते हैं, बस 5 मिनट इससे। तो ये पत्र पत्रिकाएं होती हैं, जैसे समाचार पत्र आप पढ़ते रहते हैं और उन पेपर को पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, बहुत से डाटाबाइज दिया होता है, तो आप उस डाटा को वहां से, चाहे पेपर, जैसे हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो उस समय गुरु जी कहते थे, जो भी शुभेच्छु होते कहते थे, जहाँ जाओ वहां से फाड़ लो, नोच लो, इकट्ठा कर लो, उसको फाइल करके रख लो, उसके बाद अपना एनालिसिस करना। तो जब आप कहने की समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आपको कहने की आपके जरूरत के हिसाब से होती है, तो उसे कटिंग करके आप फाइल मेंटेन कर लेते हैं, जब जरूरत होता है उसको आप अध्ययन करते हैं। पत्रिकाएं होती है, तमाम ऐसे पत्रिकाएं जो छपती हैं जहां से आपको तमाम तरह के डाटा देते हैं, उस डाटा को भी लेकर के आप अपना अध्ययन कर लेते हैं। अब बहुत से ऐसे अभिलेख होते हैं जो कि प्रकाशित नहीं होते, जैसे पांडुलिपियां हैं। बहुत अभी हमने आपको बताया कि मैं स्वांतर सुधार के लिए हमने रिसर्च वर्क पूरा किया और उसको फाइल में लगा करके घर पे रख लिया। अब किसी को नहीं पता है, हो सकता है मेरे मरने के बाद या मेरे उपस्थिति में कोई गया, उसको खंगाल रहा है और उसे अच्छा लग गया कि नहीं, हमें इसमें से ये हमारे काम का हो सकता है, खा ले गया हमारे यहाँ से चोरी करके, चाहे मांग करके ले गया। अब वो अपने हिसाब से वो उसके बारे में अध्ययन कर लेगा और अपने हिसाब से अपनी समस्या का अध्ययन कर सकता है। तो ये उसके लिए कहने की जो अभिलेख प्रकाशित नहीं रहते हैं वो उसके काम में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा की बात रही है। बहुत से आपको कहने की मटेरियल मिलेंगे जिससे कि आप ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे, और सामान्यतः अगर आप विद्यार्थी बने रहते हैं तो ज़्यादा सीख पाते हैं और विद्यार्थी नहीं बने रहते हैं तो कम सीख पाते हैं। मैं तो अपने आप को इसीलिए अर्थशास्त्र विद्यार्थी समझता हूँ कि जितना कुछ मिल सके, जहाँ से बटोर सके वहाँ से बटोर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।